नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दूसरे फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लोकसभा चुनाव उत्तर भारत में आपको रंग में डूबे हुए लग रहे हैं। लग रहा है जैसे कांग्रेस की एक भीड़ निकलकर बीजेपी में शामिल होती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार अब की बार यहां आपको जैसे दौड़ता सा दिखता है, या लगता है कि हां वो गंभीरता के साथ किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व भी जानता है और राजनीतिक प्रेक्षक भी ये जानते हैं कि 400 पार का ये नारा तभी सार्थक हो सकता है जब दक्षिण भारत में बीजेपी अपने उन राज्यों में जिसमें उसने पिछले 2 दशकों में बहुत मेहनत की है वहां कोई असर दिखाई दे। केरल उन राज्यों में से एक है जहां वायनाड से प्रधानमंत्री पद के सामने जो कांग्रेस जिस चेहरे को सबसे आगे रखती है अपने, यानी राहुल गांधी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पर्चा भर दिया। वायनाड वो सीट है जिसने पिछली बार राहुल गांधी को लोकसभा तक पहुंचाया, वरना अमेठी में उनको स्मृति ईरानी से वो एक बहुत ही अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि गांधी फैमिली का कोई सदस्य चुनाव हारता है, ये बात कम से कम अमेठी और रायबरेली में बहुत ही असमंजस भरी थी। 77 के बाद इस तरह का उदाहरण मिलना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में वायनाड वो सीट थी जहां से राहुल गांधी ने लगभग 4 लाख मतों से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर वहां जो लेफ्ट पार्टी है उसने हासिल की थी और बीजेपी वहां बहुत ही नॉमिनल प्रेजेंस रखती थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में, लगभग पिछले 3 महीने में 5 बार केरल पहुंचे और केरल में उन्होंने पलाक्काड से लेके त्रिशूर, गुरुवायूर मंदिर, तमाम जगह न केवल घूमे बल्कि अपनी पार्टी के लिए ये नारा उन्होंने कहा कि इस बार वहां दाही में पहुंचेगी पार्टी। यानी 20 लोकसभा सीट हैं केरल की, जो आपको संख्या के तौर पर तो कम लग सकती है, लेकिन जब यह संख्या आपको पता चलती है कि पिछली बार कांग्रेस की जो पार्टी, कांग्रेस गठबंधन जो वहां था, जिसको यूडीएफ कहा जाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जहां कहा जाता है, उसकी 19 सीटें वहीं से आई थी। यानी कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा ताकत आपको दिखाई दी थी किसी एक राज्य में, वो वहीं से मिलती हुई दिख रही थी। अब ऐसे में इस बार कई चीजें नहीं होंगी जो उत्तर भारत के दर्शकों को, मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प लगेंगी जानना कि कैसे वहां केरल में, तमिलनाडु के अलावा तमिलनाडु में तो आप एक चेहरे के साथ खड़ा हो रहे हैं। आप अन्नामलाई के साथ अपनी पार्टी को एक चमत्कारिक जीत दिलाने का या उस पार्टी को हासिल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन केरल वो जगह है जहां आपने अपने लंबे संघर्ष से बीजेपी ने एक अपनी परसेंटेज बना ली। यानी 15% वोट शेयर उनका पिछली बार था लोकसभा चुनाव में। हालांकि विधानसभा चुनाव 2021 में वो घटकर 12.4 के करीब रह गया, लेकिन लोकसभा में 15% वोट किसी भी पार्टी को जिता तो नहीं सकता है, लेकिन हराने में बहुत आसानी से कामयाब हो सकता है। तो क्या इस बार बीजेपी फिर हराने के लिए है किसी पार्टी को, यूडीएफ एलडीएफ का संतुलन बिगाड़ने के लिए है, या वाकई इस बार पहली बार बीजेपी वहां कोई लोकसभा सीट जीत सकती है? एक विधानसभा सीट उन्होंने पिछली बार जीती थी 2017 में, नवंबर में से वो सीट जीते थे 16 में मुझे, और उसके बाद वो सीट वो पिछली बार हार गए थे। लेकिन इस बार क्या लोकसभा में वो जीतेंगे? और राहुल गांधी के लिए अमेठी से वायनाड तक पहुंच गई स्मृति ईरानी। दिन भर स्मृति ईरानी अपने रोड शो कर रही थी सुरेंद्रन के लिए, जो वहां से खड़े हैं। और सुरेंद्रन राज्य इकाई के वहां के प्रमुख हैं केरल के, और बहुत ही ज्यादा जोशीले वक्ता के तौर पर माना जाता है। एबीवीपी से अपना करियर शुरू किया और मंजीरम में वो बहुत ही कम वोटों से हारे थे, हारे कोनी से भी थे, लेकिन वो बहुत ही कम वोटों से हारे थे। एक ऐसा चेहरा जिसको बीजेपी अपने वोट शेयर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में जब स्मृति ईरानी आज ये कहती है, और एक और बड़ी चीज स्मृति ईरानी ने कहा, और वो कंट्रोवर्सी अब आपके सामने है, कि कांग्रेस का जब पर्चा भरने
राहुल गांधी जा रहे थे वायनाड में तो उनकी पार्टी की रैली में झंडे नहीं थे और कारण बताया गया कि वो जो मुस्लिम लीग का झंडा है, IUML का झंडा है हरे रंग का, जो पिछली बार जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो गई थी जैसे ही राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा था, स्मृति ईरानी ने उसी चीज़ पर वार करते हुए आज साफ कहा कि क्यों नहीं वो झंडे थे, क्योंकि जब वो उत्तर भारत में जाएंगे तो मंदिर मंदिर जाकर हिंदू होने की बात करेंगे और हिंदू होने का दिखावा वो करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो उनकी पार्टी से झंडे गायब कर दिए गए, ना किसी भी पार्टी के नहीं थे। और ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग सकती है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा, लेकिन उसकी जब वो पार्टी में जब नॉमिनेशन में जा रहा है तो उसमें उसकी पार्टी के या सहयोगी पार्टी के झंडे नहीं हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे चुनाव को किस मानसिकता से लड़ रही है। आखिर केरल के इस गणित में क्या स्मृति ईरानी जो अमेठी में राहुल गांधी को मात देने में कामयाब हुई थी, वायनाड में बीजेपी को सामने ला सकती हैं? सुरेंद्रन के साथ आप देख रहे होंगे कि इस तरह से वो अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर न केवल अभिवादन कर रही हैं बल्कि उनमें जोश भर रही हैं, तीर कमान के साथ हैं, अलग अलग चीजें हैं, निशाने पर राहुल गांधी की सीट है। लेकिन क्या है वायनाड का गणित और क्या इसके सहारे बीजेपी वायनाड में जिस तरह की लड़ाई का वो कर रही है, दावा पेश कर रही है या दिखा रही है, क्या बाकी केरल में भी उसी तरह है या केरल में वाकई बीजेपी इस बार इस स्थिति में आएगी कि वहां से सीटें हासिल कर 400 पार के अपने नारे में कुछ करेगी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं। पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभय कुमार। आंकड़ों की जो एक दुनिया है वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं हमारे पास। अभी मोहित दुबे जो हमारे कांग्रेस को लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं के साथ उनकी कमियां, उनकी ताकत, उस पर डिस्कस करते रहते हैं। ये अलग बात है कि वो नेता अभी तक ताकत बढ़ाने का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं। तो मोहित, आज जो है राहुल गांधी वायनाड में है, अभी तक अमेठी तो बताया नहीं लेकिन वायनाड पहुंच गई हैं स्मृति ईरानी। क्या डर लग रहा है कांग्रेस को? वहां भी डर लगेगा, केरल में भी नहीं पीछा छोड़ेंगे कांग्रेस का? देखिए धीरेन्द्र जी, बड़ा दिलचस्प आपने सवाल ये किया है कि स्मृति ईरानी पीछा राहुल गांधी का छोड़ नहीं रही है। स्मृति ईरानी इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे, नामांकन भरेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी अमेठी नहीं पहुंचे हैं। वायनाड से नामांकन उन्होंने कल दाखिल कर लिया, लेकिन वायनाड में देखिए एक मुलाकात हम ये कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी की कोशिश थी कि एक और राहुल गांधी, दूसरी ओर स्मृति ईरानी। तो देखिए एक बात समझना बड़ा जरूरी है, केरल में भारतीय जनता पार्टी का कैडर उस रूप में नहीं है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या नॉर्थ बेल्ट में है। और केरल में देखिए जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि सुरेंद्रन के साथ वहां पे प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। सुरेंद्रन को आखिर उतारा किसके खिलाफ है गया है? सुरेंद्रन को उतारा गया राहुल गांधी के खिलाफ। आपको वो बात याद करनी होगी कि जब अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए थे तो कहीं और से लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि वो बनारस चले गए थे। उनको पता था कि बनारस से लड़ेंगे तो पूरे देश में चर्चा होगी, दिल्ली में चर्चा होगी, मीडिया कवरेज होगा और उनकी जो सियासी जमीन है वो कहीं ना कहीं देश स्तर पे मजबूत होगा। और उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस रूप में की जाएगी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो सुरेंद्रन की भी हम ये कह सकते हैं कि भूमिका वायनाड में उसी तरीके की है। एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने की वहां से कोशिश होगी और पूरा मैसेज जो है पूरे केरला की 20 लोकसभा सीटों में इस बार देने की कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए इस बार जो मुकाबला केरल का है बड़ा दिलचस्प है। 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर जो कब्जा है वो कांग्रेस पार्टी का है। और यही मैसेज, एक बड़ा मैसेज जो है राहुल गांधी देने की इस बार कोशिश कर रहे हैं कि 20 में से 20 सीटें जीत जाए। लेकिन अब सवाल यह है धीरेन्द्र जी कि आखिर 20वीं वो सीट कौन सी है जहां पर इस बार ताकत कांग्रेस पार्टी लगा रही है? कांग्रेस पार्टी इस बार 20वीं जो सीट है वो केसी वेणुगोपाल, आप बात समझ रहे होंगे कि संगठन के महासचिव हैं। अला जुहा जो सीट है लोकसभा की, अलापी डिस्ट्रिक्ट में कायनकुलम का जो इलाका है जहां पे हाउस बोट के लिए बड़ा प्रसिद्ध वो इलाका है, वहां से केसी वेणुगोपाल को 20वीं सीट पर उतारा गया है। यानी कुल मिला के कांग्रेस का पूरा दारोमदार और जो दाव है वो केरल के भीतर है। केरल में बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ तो कांग्रेस को जो है हम कह सकते हैं कि
नॉर्थ बेल्ट में उसको पता है कि उतना बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। तो केरल और साउथ के दुर्ग से ही कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करते हुए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना चाहती है, पहली बात। जी, दूसरी बात, मैं जिस आपके तरीके से पास आता हूं, स्मृति ईरानी, एक बार और परिचय करा देता हूं। आपने बहुत दिलचस्प चीजों के साथ इशारा किया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साउथ इंडिया से, वो उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर श्री दत्तन साहब हैं। जी श्री दत्तन साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ अभय कुमार दुबे जी, अभय जी हैं। तो मैं दत्तन साहब से शुरुआत करता हूं, चूंकि थोड़ा सा आंकड़ों पे इसके बाद जाऊंगा, लेकिन जी श्री दत्तन साहब से मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से दत्तन साहब केरल पे बीजेपी ने अपने आप को झोंक दिया है, 15% वोट शेयर काफी इंपॉर्टेंट वोट शेयर होता है और हराने का फैसला कर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी जानकारी, चूंकि उत्तर भारत के दर्शकों की इस बार सबसे ज्यादा रुचि साउथ में है। ये हैरानी की बात है कि यहां नॉमिनेशन हो गया है लेकिन उस पर नहीं पूछ रहे हैं लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं केरल में क्या होगा, वायनाड में हरा सकती है क्या स्मृति, वहां पहुंचेंगी। तो मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या बीजेपी वाकई इस पोजीशन में आ गई है कि वो जो बने हुए समीकरण है उनको उखाड़ दे जिस तरह का, क्योंकि केरल उन राज्यों में से है जो बहुत फाइन बैलेंस पे डिसाइड होता है, बहुत कम फ्लोटिंग वोटर्स हैं और बहुत ही कम वोटिंग का परसेंटेज इधर से उधर जाता है जो जीत का आंकड़ा तय करता है। इसीलिए इतनी जो कठोर लड़ाई होती है राजनीतिक, वहां इसीलिए मानी जाती है, वरना तो 90% जो वोट शेयर था वो बट जाता था आपस में। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बीजेपी अगर वहां राइज कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और क्या वाकई बीजेपी मजबूत है। जी श्री दत्तन साहब। हाँ, आपके दर्शकों के लिए मैं केरल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। केरल में कंप्लीटली वहां का जो इलेक्ट्रेशन है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, बिकॉज बहुत माइनर परसेंटेज में वहां पर कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं वो डिसाइड होता है। 1-2% में आप 70-80 सीट्स का फर्क पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाएंगे तो वहां पर जो बहुत टाइट फाइट होता है हर बार। तो इस बार पिछले कुछ सालों से बीजेपी वहां पर अपना प्रदर्शन लगातार एक पार्टी जो है वहां पर स्टेडी इंक्रीज हो रहा है, वहां पर वोट शेयर इंक्रीज होता है, वो केवल बीजेपी का है। आप देखिए वहां पर बीजेपी का अराउंड 18-20%, 15-20% वोट शेयर है। आप इंडिविजुअली एक पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे तो वहां पर भी बीजेपी का वोट शेयर इतना कम नहीं है। पर कई बार क्या होता है, ये जो बीजेपी को अलग रखने के लिए, बीजेपी को वहां पर आने नहीं देने के लिए ये दोनों क्रॉस वोटिंग करते थे पहले। तो पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार एक कांग्रेस के लिए आउट ऑफ 20 सीट्स उनको 19 सीट्स मिला था कांग्रेस के लिए, बिकॉज आपको जानकारी होगा वहां पर एक बड़ा सा मुद्दा हुआ था, वो बीजेपी ने उठाया था, वो शबरीमला का इश्यू था, पर उसका फायदा पूरा कांग्रेस को मिला था पिछले बार। तो इस बार और एक और बात था, पिछले बार कांग्रेस को इतना सीट्स मिलने का एक और कारण था, वहां से एक इंप्रेशन बनाया था केरल में, स्पेशली साउथ में, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और केरल में इसलिए चुना है क्योंकि साउथ का भी उनको पूरा सपोर्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने वैसा एक माहौल क्रिएट किया था। उस वजह से केरल में क्लीन स्वीप हुआ था। आप देखिए वो इस वजह से वहां से पिछले बार पूरा सीट्स और एंटी इंकम्बेंसी था वो भी था, इसलिए कांग्रेस को फायदा मिला था। इस बार वो सिचुएशन नहीं है और बीजेपी फॉर द लास्ट 10 इयर्स मोदी जी के बारे में एक जो इम्प्रेशन है लोगों में, अब देखिए वहां पर आरएसएस का भी संघ का भी अच्छा ये नंबर ऑफ शाखा सबसे ज्यादा केरल में है, यूपी के बाद सबसे ज्यादा शाखा जो है वो केरल में है, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग है। पर
वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई बार जो है ना एंटी कम्युनिस्ट वाला जो है वो बीजेपी को विनिंग एज नहीं है ऐसे करके कांग्रेस को वोट करते थे। पर बीजेपी इस बार जो है एक बहुत मजबूत तरीके से काफी सीट्स लेने के लिए फाइट कर रहे हैं। आप देखिए वो शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में कट्टर एक मजबूत फाइट दे रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। वैसे देखा जाए तो त्रिशूर में भी 3-4 सीट्स एटलीस्ट इस बार बीजेपी के बैग में आ जाए, इसके लिए उनका पूरा एफर्ट है और उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। पर आप जैसे बोला था वहां पर टाइट फाइट होते हैं और क्रॉस वोटिंग हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है बीजेपी के लिए। पर बीजेपी इज द ओनली पार्टी वहां पर जो स्टेडी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इस बार अभी केरल का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो सपोलॉजिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला मैटर है केरला को प्रेडिक्ट करना। तो इस बार भी वैसा ही सिचुएशन है। पर बीजेपी के लिए बहुत सारा एडवांटेजेस है, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी भी कितने बार वहां गए। वहां पर बीजेपी को इतना असेंबली में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फिर भी मोदी जी लगातार वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और एक और फायदा बीजेपी के लिए जो हो रहा था, आप केरला का डेमोग्राफी को देखेंगे, वहां पर 26% वहां पर मुसलमान है और 18% क्रिश्चियन है। तो ये सॉलिड सेक्शन जो है अभी तक कांग्रेस के साथ है। आप देखिए अभी क्रिश्चियंस जो है बीजेपी का जो आउटरीच था इस बार जब मोदी जी केरल में वहां पतनमतिट्टा में जो भाषण दिया था, उसमें भी उनका ये फोकस था क्रिश्चियन वोटर्स को कैप्चर करने के लिए। वो मेरे ख्याल से अनिल एंटनी वहां पर, एंटनी का जो बेटा है वो वहां पर से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रिश्चियन पॉकेट्स में भी बीजेपी को फायदा मिलते दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से इस बार मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, पर बीजेपी इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। दैट इज व्हाट आई फील। देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि ये समझ लीजिए इतना टफ मुकाबला होता है कि 1% वोट इधर से उधर होगा तो 2 सीटें चली जाएंगी, और 2 हुआ तो 5 सीटें चली जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है केरल का चुनाव, उस पर बहुत ही कम नजर, चूंकि नॉर्थ इंडियन समझ उसकी जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था उसको समझने के लिए मैं बता दूं, जिस चीज को इशारा कर रहे थे जो हम लोग उनके साथ श्री दत्त जी के साथ समझ रहे थे कि जो मुस्लिम वोटर और क्रिश्चियन वोटर है ये कभी भी एलडीएफ के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस यूडीएफ को ताकत देते रहे हैं। और पहली बार उस जगह पर यानी लेफ्ट भी 60% हिंदू वोटर्स के बीच अपने आप को ढूंढता था और उसमें ताकत हासिल करता था। पिछड़ी जो जाति हैं और सवर्ण जातियों के बीच में जो गैप था, प्लस 8% जो दलित जातियां हैं, उनके अंदर जो सुधार आंदोलन हुए थे एक जमाने में, उनके सहारे लेफ्ट पार्टी ने अपने आप को रिलेवेंस दिया हुआ था और अपने आप की एक मजबूती बनाई हुई थी। लेकिन आंकड़े जो हैं लगभग, वैसे मैं देखता हूं कि हिंदू की जो राजनीति की बात वहां हुई 1984 में, मुझे लगता है कि जी दत्तन साहब उसको देखेंगे, श्री दत्तन साहब, क्योंकि 1984 में केरल राज परिवार के वर्मा ने वहां से चुनाव लड़ा था हिंदू मुन्नानी संगठन से, और उस वक्त पहली बार जो एक हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक थोड़ा सा बीजारोपण हुआ था। मैं जब आऊंगा तो गुरुदत्तन साहब से उस पर पूछूंगा इस बारे में, श्री दत्तन साहब से। लेकिन अभी मैं अभय जी से पूछना चाहता हूं। अभय जी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है वहां केरल में, और आंकड़े क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल, जैसे कि अभी से हमारे लोग के संवाददाता जी ने बहुत अच्छे से सब बात का व्याख्या कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी की बात को आगे बढ़ाए, उन्होंने जहां से बात रोका है उसी से आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां से बात शुरू करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बनारस गए थे पीएम से लड़ने, तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोक विधानसभा सीट पर शीला दीक्षित को हरा करके अपनी झंडा गाड़ चुके थे और उसका फायदा दे चुके थे, उसी से प्रेरित होकर के बनारस गए थे।
तो वो भी एक मेरा एक मानना है। खैर हम आते हैं वायनाड पर या आते हैं वहां पर, उन्होंने सब बात देखी। अगर वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो वायनाड लोकसभा सीट पर हम लोग को कुछ बात समझना पड़ेगा कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी के जो 52 सांसद जीत करके आए थे, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट राहुल गांधी को आया था वायनाड में 64.81। सबसे ज्यादा वोट वायनाड में 52 सांसदों में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज के हिसाब से राहुल गांधी जी को ही आया था। और कांग्रेस पार्टी में जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था कि किस सीट पर कौन कितने ज्यादा वोट से चुनाव जीतता है, तो दूसरे पायदान पर वायनाड था। पहला पर था तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु और दूसरे पायदान पर था वायनाड। तो वहां पर राहुल गांधी दूसरे पायदान, मतलब कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सीरीज की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें कि वायनाड लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को अगर सांसद की बात करें तो पांचवें पायदान पर थे, जहां सबसे ज्यादा वोट लाने के हिसाब से पांचवें पायदान पर थे। सबसे ज्यादा वोट बेंगलोर ग्रामीण क्षेत्र में आया था, उसके बाद गौरव गोगोई को आया था असम में, उसके बाद फिर असम तिरुवनंतपुरम है, वहां एक सीट है तमिलनाडु में, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो सॉरी। उसके बाद नौगांव सीट पर आया था कांग्रेस को वोट और 5वें नंबर पर राहुल गांधी थे। तो वायनाड सीट की ऐसी बात है। अगर वायनाड सीट को अगर हम 2019 के बाद 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें वायनाड लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 3 है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में, 1 है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में और 3 है फिर वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो इस सातों विधानसभा में 4 है यूडीएफ के पास और 1 है एनडीएफ, 4 है यूडीएफ के पास और 3 है एलडीएफ के पास। और अगर हम सभी विधायकों का वोट काउंट करें, एलडीएफ को 7 सीट पर जैसे एलडीएफ को वोट आया और यूडीएफ को वोट आया, तो कांग्रेस पार्टी को वोट आता है 5,21,000 और एलडीएफ को आता है 4,83,000। एलडीएफ और यूडीएफ को कितना वोट का अंतर है? 38,000 का। तो यह है कि अगर हम इस तरह की बात करें तो वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग अभी बात करेंगे। तो वायनाड सीट की कुछ ऐसी स्थिति है। ऐसे मैं बताऊं, केरल की अगर हम बात करें तो केरल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी की हालात थी हम सब जानते हैं, तो 11 सीट आया था, 20 में 11 सीट केरल में कांग्रेस को आया था। और 1989 में फिर जब कांग्रेस पार्टी एक कमजोर दौर से गुजर रही थी, उस समय 20 में 14 सीट आया। तो कांग्रेस पार्टी को कभी भी उसने एक किया है और कांग्रेस उसने एक ही किया है। अब फिर अगर हम अभी की बात करें तो एक चीज मैं बोल रहा हूं, मेरा मानना है व्यक्तिगत, कि देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो लक्षद्वीप गए थे उसका भी असर यहाँ के वोटिंग पर पड़ेगा। लक्षद्वीप जो गए थे तो उसका भी एक न कहीं एक प्रकार का एक अच्छा असर यहाँ के वोटर्स के दिमाग पर है। उन्होंने गया, उन्होंने अच्छा किया, उसका एक असर है। और एक और मैं बात बताऊं कि तिरुवनंतपुरम सीट पर जो अभी जो लड़ाई हो रही है शशि थरूर के बीच में और बद्री साहब के बीच में, तो वहां पर कांग्रेस, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस का एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस वोटर्स में वोट अगेंस्ट शशि थरूर, जो शशि थरूर के खिलाफ करेगा, क्योंकि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के, गांधी फैमिली के और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल, कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली का भी कैंडिडेट थे, और जब गांधी फैमिली के जब कैंडिडेट हो गए तो ऑफिशियल कैंडिडेट भी उनको मैं अगर बोल रहा हूँ, मेरा मानना है, तो उनके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट पुट कर दिया। तो वहां के वोटर, वहां के कांग्रेस समर्थकों को और गांधी परिवार के समर्थकों को ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में शशि थरूर कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी करेंगे चैलेंज, तो हो ना हो कि वो लोग टेक्निकल वोट करें, वोट करने ना जाए या टेक्निकल वोट करें। तो इस तरह की स्थिति अभी तक वहां की स्थिति में देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं, देखिए हाँ, और एक और बात की अभी तक क्या है कि बीजेपी का वोट है, वहां अच्छा खासा वोट है। जब पोलराइजेशन होता है तो जीतने और हारने वाले के आधार पर बीजेपी के जो वोटर्स है इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के जीतने की संभावना होती है कम। तो इस तरह की स्थिति है, तो देखते हैं अब आगे कैसे क्या होता है, तो देखने वाली बात है। रोहित, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई खास रणनीति तैयार की है, क्योंकि उनके लिए बहुत अहम है ये केरल। इस समय अगर वो केरल से उखड़ जाते हैं तो उनका जो अभी तक का गणित है वो भी गड़बड़ा जाएगा। और अगर मैं देखूं, ऐसा पहली बार हो रहा है, बहुत मतलब ये कहा जा रहा है 77 में हुआ था, नहीं इसके बारे में तो हम लोग जी श्री दत्तन साहब से समझेंगे, लेकिन ये पहली बार है कि सरकार रिपीट कर रही है। वहां ऐसी रिपीट की हुई सरकार जो विधानसभा में रिपीट करके आई हो, वहां उनके सामने
कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस को चूंकि सबरीमाला में मिल गया था फायदा इस बात का, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट शुरू किया था सुरेंद्रन बीजेपी ने, लेकिन उसमें चूंकि सीधे तौर पर सामने आके खड़ा हो गया था लेफ्ट मोर्चा, लिहाजा जो विरोध में वोट था वो वहां से चला गया था। अभी इस तरह की कोई कांग्रेस के पास कोई रणनीति आपको दिख रही है? और आखिर राहुल गांधी के चुनाव में किसका प्रचार कौन जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी खुद ही अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका गांधी पहुंच ही चुकी हैं, सोनिया इस बार जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो और आपको कौन लगता है क्या मदद होगी राहुल गांधी की पार्टी के अलावा? धीरेन्द्र जी मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी मोहित आप ही से। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे धुआंधार प्रचार की योजना और रणनीति कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल में बना रही है, क्योंकि उसको पता है कि केरल के ही भरोसे जो है चुनावी नैया जो है वो बीच मझधार में जिस तरीके से फंसी हुई है उसको कहीं ना कहीं उबारा जा सकता है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो है सामने लाया जा सकता है। इसीलिए 20 सीटों पे लगातार कांग्रेस पार्टी मेहनत करते हुए आपको वहां पे नजर आ रही है। स्पेशल तौर पे तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी जो है केरल के भीतर लगा दी गई है, और इसके अलावा सोशल मीडिया की बकायदा एक बड़ी टीम वहां पे लगा दी गई है और सुप्रिया श्रीनेत के नेतृत्व में वहां पे कई कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त किए गए। लेकिन सवाल देखिए अब ये है कि क्या इस बार कांग्रेस पार्टी का जो किला है, केरल जो किला है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उस किले को कमजोर कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन वहां पे कर पाएगी? देखिए ये तो नतीजे बताएंगे कि क्या होगा। हमारा काम सिर्फ आकलन करना है और आकलन करके दर्शकों को समझाना है कि चुनावी बिसात किस रूप में किस तरीके की वहां पे बिछी हुई है। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो मौजूदा वक्त में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे के सारे नेताओं की जो फौज है थोड़े दिनों के बाद केरल के भीतर उतरने वाली है, क्योंकि इनको पता है, कांग्रेस पार्टी को पता है कि बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद केरल में की जा सकती है, कर्नाटक में की जा सकती है, तेलंगाना में की जा सकती है और यहीं से एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा मैसेज बनाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी को लेकर, गांधी परिवार ने अभी तक रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर अमेठी के कार्यकर्ता, पार्टी आलाकमान ने, कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे हैं, उनकी पूरी टीम ने राहुल गांधी के सामने सीसी की बैठक में कहा है कि राहुल जी अमेठी आइए, चुनाव लड़िए, बड़ा परसेप्शन बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि एक नया नैरेटिव बन जाए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से डर के भाग गया है। तो एक बड़ा मैसेज देखिए, अभी तक राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही है। सिर्फ जो है बंबई के भीतर जब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर अमेठी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला होता है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए तो वो इस फैसले को मानेंगे। लेकिन खुद उन्होंने अभी तक नहीं कहा है कि वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अब लगातार कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर देखिए, बाहर देखिए, जो है प्रदर्शन करते हुए अमेठी की जनता, वहां पे अमेठी के कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आते हैं, कहते हैं कि राहुल जी चलिए, हमें वहां पे मत छोड़िए। देखिए, लेकिन इसके इतर हम अगर स्मृति ईरानी को आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी को पता है कि राहुल गांधी आएंगे तो टक्कर कड़ी होगी, इसलिए राहुल गांधी को लेकर जो है सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि वो केरल के भीतर पहुंच जाती हैं, वायनाड पहुंच जाती हैं और कोई भी मौका वो निशाना साधने से नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही एक मौका है राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि देखिए अभी तक तो आप वायनाड के अलावा अमेठी से जो है अपनी बात आप नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव लड़ने को लेकर आप हामी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र देखिए अभी भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। जी मैं जी श्री दत्तन साहब के पास जाता हूं। देखिए, जिस तरह का हम पॉलिटिकल वहां का नैरेटिव देखते हैं, जावा कम्युनिटी जो बहुत ही ताकतवर कम्युनिटी है, 22 से 28% जिसको कहा जाता है, और अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट के पास ये पहले ये तमाम लोग थे, फिर बाद में नायर जो कम्युनिटी है वो जो 14 से 15% है वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। जो अल्पसंख्यक वोटर है बेसिकली वो अभी तक एलडीएफ की तरफ नहीं जाता था, और अगर हम उसके जो एलडीएफ का बड़ा चेहरा है वो कोई नेशनल लेवल पर अब रह नहीं गया है।
अगर आप देखेंगे पिनरई विजयन है तो वो अपने इलाके में है, और सिर्फ 3 सांसद हैं लोकसभा में अगर हम उनकी बात करें लेफ्ट पार्टीज की। तो क्या ये कभी संभव आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से वहां जगह बना रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है अपने जिस अल्पसंख्यक समुदाय, वो मुस्लिम वोटर्स प्लस क्रिश्चियन वोटर्स को जिस तरह से एकदम कॉम्पैक्ट करके अपने पास लाना चाहती है, इसीलिए वो आईयूएमएल को भी जो सीटें हैं फिर सिटिंग अरेंजमेंट में तमिलनाडु में भी लगाती है, आपको लगता है कि जो कांग्रेस इस समय जो लोकसभा में बीजेपी जो सबसे बड़ा खतरा है वो लेफ्ट पार्टीज के लिए है फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह से उनके पास कोई चेहरा नहीं है लेफ्ट पार्टीज के पास नेशनल सिनेरियो के लिए, इसीलिए इस बार भी वो बहुत आधे अधूरे मन से लड़ते जरूर दिख रहे हैं। लोग विधानसभा जीत रहे हैं लेकिन लोकसभा में उनके पास कोई बहुत दूसरी चीज है। एक ये है कि जैसे उत्तर केरल, मध्य केरल और दक्षिण केरल है, तो दक्षिण केरल में तो बीजेपी अच्छा करता दिख रही है, मध्य केरल में उनके पास बहुत गुंजाइश नहीं है, चूंकि 2 जिलों में तो वहां वैसे ही 2 जिलों में 4 में से 2 जिले तो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं, जहां मतलब मल्लापुरम और पलक्कड़ जहां मुस्लिम बहुत ज्यादा वोट शेयर है। त्रिशूर में वो बहुत अच्छे से लड़ेंगे क्योंकि गोपी जो है, और वैसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव का घर कहा जाता है त्रिशूर को, इसीलिए वो बहुत ही उसके साथ है। आपको क्या दिख रहा है? मतलब मैं एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में पूछ रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई फिर विधानसभा में भी होनी है। आपको क्या लग रहा है किस वोट शेयर पे बीजेपी अपना कब्जा कर रही है? वही आप केरल का देखेंगे तो अभी तक आप पिछले 10 साल पहले वो लास्ट डेकेड में आप देखेंगे तो वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर्स स्ट्रांगली कांग्रेस के पीछे खड़े थे। तो इसलिए कई क्रिश्चियन पार्टीज है, केरला कांग्रेस, एमपी, बहुत सारे कांग्रेस क्रिश्चियन पार्टीज थे, वो सब केरला कांग्रेस के साथ थे। और मुस्लिम लीग एक बड़ा सा मुस्लिम पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव उभर के आया था, वो पॉलिटिकल पार्टी उभर के आया था, वो कांग्रेस के साथ यूडीएफ का अभिन्न अंग पहले से ही वो पार्टी वॉज स्ट्रांगली विद यूडीएफ। पर सीपीएम ने क्या किया था, वो वहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है लाइक पीएफआई, एसडीपीआई, उसको एक उसका पीएफआई का आपने देखा होगा वहां पर उनका सपोर्ट बेस बढ़ रहा था, तब सीपीएम ने उनके साथ टाई अप करना शुरू कर दिया। कई जगह पे उन्होंने टाई अप करके मुस्लिम को कांग्रेस से विनिमय करने के लिए बहुत कोशिश की। इसलिए आपने देखा होगा वो साउथ केरला में, नॉर्थ केरला में मुस्लिम लीग का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था, पर साउथ केरला में वो पीएफआई वगैरह का सपोर्ट, पीडीपी था, वो मदनी था, कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट में भी अक्यूज थे, वो उनका पार्टी के साथ टाई अप हो गया था। तो उस हिसाब से ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है वो सब उनको टैप करने के लिए सीपीएम का कोशिश रहा था। पर आप देखिए वो जो आपने कुछ साल पहले आपने देखा हुआ 10 साल पहले वो हमारा एक प्रोफेसर था, वो जोसेफ, उनका हाथ काटा था, वो किसने काटा था? वो पीएफआई कैडर ने। तो उस हिसाब से क्रिश्चियन और मुस्लिम ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम, ये मुस्लिम के बीच में जो रेडिकलाइजेशन हुआ था उसका एक पुशबैक क्रिश्चियन कम्युनिटी में होता था। तो अभी जो वो कम्युनिटी को वो बीजेपी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ फियर अमंग, बिकॉज आपने देखा होगा माइनॉरिटी कमीशन ने भी बताया था कि ये जो पीएफआई का जो लव जिहाद जिसके खिलाफ हुआ था वो हिंदूज के और क्रिश्चियन गर्ल्स को भी टारगेट करते थे। बहुत सारे क्रिश्चियन गर्ल्स वेर कन्वर्टेड। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी जो लेके गए थे उसमें 1-2 क्रिश्चियंस भी थे। तो क्रिश्चियन कम्युनिटीज में बहुत सारा एक फियर हो रहा था एंड कांग्रेस वाज नॉट रेडी टू एड्रेस दैट इश्यू। तो बीजेपी इस बार आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी पतनंतिट्टा का देखेंगे तो वो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था ये बात। और वहां पर मिडिल ईस्ट में जो पास्टर को इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने और टेररिस्ट ने जो
किडनैप किया था उनको भी बचा के लेके आया था, वो भी उन्होंने जिक्र किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक रीअलाइनमेंट ऑफ forces happening in Kerala. So, BJP is also aiming at that. If Christians and अदर कम्युनिस्ट, आपने जैसे कहा था कि नायर कम्युनिटी है, वो सब बीजेपी के साथ है, पर एक ईഴവ कम्युनिटी इज द मेन स्टे ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी इसके साथ थोड़ा बहुत बीजेपी के साथ आएंगे तो इक्वेशन पूरा बदल जाएगा। पर अभी भी इतना एक वी कैन नॉट से लाइक दैट इट इज गोइंग टू हैपन इन अ बिग वे, बट दिस इलेक्शन विल बी अ वाटरशेड इलेक्शन बिकॉज इवन इन तिरुवनंतपुरम में भी अभी वहां पर शशि थरूर को बहुत बड़ा कंपटीशन है, राजीव चंद्रशेखर, तो वहां पर और परफॉर्मेंस बीजेपी वहां पर वो मोदी जी का जो परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो, एंड इट इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रेट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। जी मैं श्री दत्तन साहब से ही दोबारा सवाल, वो मैंने पढ़ा है जोसेफ साहब की बायोग्राफी के, वो जो उन्होंने लिखी थी ए थाउजेंड कट, मुझे याद है वही उस नाम से वो किताब थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया और वो बच के भी उन्होंने उस स्थिति का जिक्र किया कि कैसे सिस्टम वहाँ इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट है उनके सामने घुटने टेकता है। मदनी अभी आया तो जब देखा गया नासिर मदनी के आने पर किस तरह से एयरपोर्ट में अंदर तक जाकर लोगों ने स्वागत किया, मुझे लगता है कि केरल की राजनीति में ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही होंगी। और पिछले कुछ समय से एक चीज और हुई है जो मुझे लगता है जी श्री दत्तन साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि कम्युनिकेशन ने बहुत सारी दूरियां खत्म की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चीजों का बहुत बेहद उसके साथ इस्तेमाल किया लोगों के साथ पहुंचने में। उत्तर दक्षिण का जो डिवाइड था, खास तौर से जिस तरह का एक इगोइज्म भर दिया गया था कि नहीं आप केरलाइट हैं, आप केरल में हैं, आप मलयालीज हैं और बहुत अलग हैं, उस चीज को उन्होंने ये कम किया। लगातार अगर मैं गौर करता हूं जब गुरुवायूर जाते हैं या तमाम जगह जाते हैं तो वो एक एड्रेस करते हैं और कम्युनिकेशन के माध्यम से वो जा रहा है। लेकिन जैसे गोपी लड़ रहे हैं त्रिशूर सीट से, बड़ी बेहतरीन, और पिछली बार भी उन्होंने बहुत शानदार वोट हासिल किए थे। पथाना में मथिट्टा में जो सीट है उस सीट पर एंटनी खुद जो अनिल एंटनी है वो बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम में जिस तरह की लड़ाई इस बार खुद बराबर के लेवल के, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो लगातार इस बात का फायदा जरूर उठाते थे थरूर, क्योंकि पूरे देश में उनको एक बहुत ही अच्छे एक इंटेलेक्चुअल के तरह से देखा जाता है जिसकी इंग्लिश पर इतनी बड़ी कमांड है कि खुद इंग्लिश लोग उनके शब्दों को अपनी डिक्शनरी में तलाश करते हैं। ऐसे के सामने जब आप राजीव चंद्रशेखर लाते हैं तो मुकाबला बराबरी का दिखता है, वरना वो 2014 में तो महज 20-22 हजार वोटों से ही जीत पाए थे। पिछली बार जरूर वोट 1 लाख का अंतर उनका बड़ा हुआ था, लेकिन एक एक चीज उन्होंने की है। उसी तरह से करुणाकरण की बेटी को लाना, तो आपको लगता है इस बार बीजेपी एक अन्ना मलाई भले ही न ढूंढ पाई हो, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे जिस तरह के पॉलिटिकल अरेंजमेंट की जरूरत है, जो आपने बताया, जैसे क्रिश्चियंस के बीच में जो एक जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और दूसरे क्रिश्चियंस, उनके बीच में का भी उन्होंने इंतजाम किया है। तो क्या जी श्री दत्तन साहब इसका फर्क ज्यादा पड़ रहा है या और भी कोई जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? आपने सही कहा था। तिरुवनंतपुरम में एक बार आपको याद होगा पिछले से पहले जब शशि थरूर ने वो और राजगोपाल के खिलाफ कंटेस्ट किया था, उन्होंने जीता था 16,000 वोट्स में। तो लास्ट तक और राजगोपाल लीड कर रहा था, एक दो बूथ में जब काउंटिंग शुरू किया था तब शशि थरूर ने जीत हासिल किया था। तो इस हिसाब से इस बार वो शशि थरूर का परफॉर्मेंस अभी तक का वो टॉकिंग पॉइंट है वहां पर। अब देखिए सब लोग पूछ रहे हैं शशि थरूर इतना वहां पर बोलते थे ही इज ए ग्लोबल सिटीजन एंड ऑल दैट, वो उनके एक कैरिस्मा है, वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर फिर भी उनका परफॉर्मेंस लोग जो कॉमन पीपल है उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनके पास, वो सब इश्यू है। उनके अभी तक का जो 15 इयर्स का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे
तो एक 4 हाईमास लाइट रखा, उन्होंने इंस्टॉल किया था, इतना ही है। हाँ, तो वो मैंने भी पर देखा है। एक लाइट या पर वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो राजीव चंद्रशेखर है वो एक एक परफॉर्मर है। उन्होंने इश्यूज को इमीडिएटली सॉल्व किया है, immediately, and he was not a resident Keralite, but उनको बारे में अभी लोग जान रहे हैं, और उनका जो एक अप्रोच है वो जेन्युइन भी लगता है। इसलिए केरल में तिरुवनंतपुरम का इलेक्ट्रेट बहुत ऑलवेज गो फॉर परफॉर्मर, एक इंटेलेक्चुअल को सेलेक्ट करते थे। तो तिरुवनंतपुरम का ट्रेडिशन वही है। तो वो शशि थरूर भी एक नॉन एंटिटी था जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, पर वो इस बार शशि थरूर कट्टा मीन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वहां पर मिल रहे हैं वो राजीव चंद्रशेखर से। वो आपने सही कहा था, त्रिशूर में भी जो सुरेश गोपी है, ही इज अ सुपरस्टार। पर आप देखिए वो वहां पर विमेन ऑफ ऑल कम्युनिटीज कटिंग अक्रॉस रिलीजियन, वो वहां पर जो आ रहे हैं वो सब मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सबके साथ उनका एक 1-to-1 इक्वेशन होता है। एंड ही हैज बीन नोन फॉर हिज सर्विस टू द पुअर एंड ऑल दैट। तो उनका एक छवि है उस हिसाब से, एक अच्छा इंसान, वो वाला वो इट इज trying to have an impact on the people electorate that is happening. And आपने अनिल एंथनी का वो आप देखिए, वो पतनतिट्टा में if BJP managed to run its campaign very well, उनका वहां पर अब देखिए वहां पर नायर और क्रिश्चियन कम्युनिटी बाहुल है, वहां पर इजिली जीत सकते हैं। अभी जो मातृभूमि ने जो सर्वे किया था उसमें भी अनिल एंथनी सेकंड आ रहे हैं। तो दैट मीन्स इट कैन विन एटलीस्ट 3-4 सीट्स इफ इट पुट इट्स हाउस टुगेदर एंड अटिंगल को भी जोड़ सकते हैं क्या श्री दत्तन साहब? हम अटिंगल को भी जोड़ सकते हैं जिसमें एक बढ़िया लड़ रही है बीजेपी। बहुत साइलेंट है। आप देखिए वो केसी वेणुगोपाल एक बड़ा सा शख्स है आलपुरा में, पर वहां पर जो बीजेपी कैंडिडेट है शोभा सुरेंद्र, शी इज ए फायर ब्रांड लीडर, वहां पर भी टक्कर दे रहे वो केसी वेणुगोपाल को, बिकॉज वो वहां से जो जीत के आया था आरिफ, उनका परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कंप्लेंट्स है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो बीजेपी हैज ट्राइड टू सेल इट्स परफॉर्मेंस, एंड मोदी जी का बारे में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में एक दैट दे हैड मैनेज्ड टू take it to the people. That is one thing. Another thing which may have an impact in some constituencies, it is this SDPI open support to Congress. Congress को जो उन्होंने SDPI जो है जो जोसेफ का हाथ काटने में वाला उनका पार्टी है, उन्होंने सपोर्ट किया था वो कांग्रेस को, ओपन सपोर्ट किया है। तो उसमें वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारा एक रिएक्शन हुआ है, दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन मेनी सीट्स। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अभी भी आप बहुत फ्लूइड है सिचुएशन, बट बीजेपी इज पुटिंग अप ए बिग फाइट दैट इज हैपनिंग एंड इट इज विटनेसिंग एट द ग्राउंड लेवल। आपको अभय जी क्या लगता है, अगर 20-25% की तरफ बढ़ती है तो सीटें, चूंकि ये कहा जाता है 15 से 20% तक पार्टी सीटों के लिए लड़ती हैं अगर हम लोग उस पर जाते हैं आंकड़ों की दुनिया में, लेकिन जैसे ही 20-25 से 30 की तरफ बढ़ती है पार्टियां,
तो फिर वो जीत की तरफ बढ़ती हैं। ये कई सारी सीटें हैं जिन पे मैंने जिक्र किया और बहुत अच्छे से श्री दत्तन साहब ने हमको समझाया। और उसमें एक हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे मिनिस्टर्स भी वहां लड़ रहे हैं, 2 मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं लड़ रहे हैं, एक हमारे मिनिस्टर जो फॉरेन स्टेट मिनिस्टर वी मुरलीधरन भी हैं, वो भी लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी वहां बीजेपी के लिए? क्या अपनी भाषा को, जिस तरह से अभी तक भाषा का बैरियर रोक रहा था और स्थानीय लीडरशिप उनको रोक रही थी, और हिंदी, हिंदू और उसको जो है जो उनके साथ चस्पा दिया था, उस चीज को मोदी ने अपने करिश्मे से दूर किया है, अपने काम से दूर किया है, या फिर अब चूंकि एक बहुत लंबा फटीग हो जाता है, एक पार्टी खासतौर से लेफ्ट जो है त्रिपुरा खो चुकी है, बंगाल में गायब हो चुकी है, तो ऐसे में उसका असर पड़ रहा है, या क्या चीज आप इस पूरे चुनाव में देखते हैं? मैं केरल के संदर्भ में हूं। जी देखिए, पहले तो मैं एक वायनाड के बारे में बात बता दूं कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि राहुल गांधी को जो 2019 में लोकसभा चुनाव में वोट मिला, उसकी अपेक्षा जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो 27% वोट घटा। मैं बता रहा हूं कि जैसे लोकसभा में कुछ 7,05,000 वोट आया, लेकिन विधानसभा में 7 सीट पर 5,81,000 समथिंग वोट आया, 1,82,000 वोट की कमी आई। 27% वोट घटा था राहुल इस सीट पर, और अभी सिर्फ एलडीएफ और यूडीएफ के वोटों को मैच करें तो सिर्फ 38,000 वोट का अंतर आ रहा है। तो अब यह बात करें कि वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए आसान स्थिति नहीं है, उन लोगों के लिए स्थिति तो आसान कतई नहीं। उसके बाद आपने जो बात कही, देखिए बीजेपी अभी तक 2018 तक कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़कर के जीतने की स्थिति में आज तक तो नहीं थी। सबसे पहले बीजेपी ने त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी को हराया और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, फिर दूसरे वहां पर कम्युनिस्ट को रिप्लेस किया, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। तो बीजेपी के कैडर्स में बहुत अच्छा एक जोश आया हुआ है कि अब हम कम्युनिस्ट के साथ भी लड़ाई कर सकते हैं। तो उसके आधार पर वो लोग वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, और 3-4 सीट, बिल्कुल 3-4 सीट ऐसे है जिसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में है। और बीजेपी अभी तक जो आज तक बीजेपी का लोकसभा में खाता नहीं खुला है, अब एक्सपेक्ट करते हैं कि खाता खुलेगा और खुलने की संभावना है। और अंत में मैं एक बात बताना चाहूंगा, वहां की राजनीति का, लोकल राजनीति का थोड़ा सा परे है कि वहां पर 1996 में जब असेंबली पोल हो रहा था तो एलडीएफ बीएस अच्युतानंदन जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के फाइट कर रही थी बरारी कुलम सीट पर। तो एलडीएफ की सरकार तो बनी, लेकिन बीएस अच्युतानंदन साहब मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि अपना सीट 1965 वोट से चुनाव हार गए। ये बात है 1996 के लोकसभा चुनाव की, और 1965 वोट से वो अपनी खुद की सीट हार गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ऐसा घटना आप उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह के साथ हुआ था कि मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव हार गए थे, और शिबू सोरेन के साथ भी हो चुका है। तो इस तरह की बात करें तो मतलब यहाँ पर स्पीक करने आपको के लिए, मैंने बताया ना कि आपको आंकड़ों से बहुत ही स्नेह है, इसीलिए आप ये सब चीजें लाते हैं ढूंढ के। लेकिन मैं एक आगे की, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी परिवार से राहुल गांधी पहले व्यक्ति है जो किसी सीट पर, साउथ के किसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा है। इंदिरा गांधी ने एक बार चुनाव जीता चिकमंगलुरु से, फिर अगली बार चुनाव न लड़कर चली गई, आंध्र प्रदेश चली गई। सोनिया गांधी जी जब बेलारी से लड़ी तो दोबारा फाइट करने नहीं गई। राहुल गांधी पहला व्यक्ति है गांधी परिवार से जो व्यक्ति किसी सीट पर ऐसे फाइट करने जा रहा है। तो देखना है आगे क्या होगा। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा मोहित। मुझे लगता है कि एसडीपीआई का जो चार्ज लग रहा है, जिस तरह की मदद की बात की जा रही है, और बहुत ही श्री दत्तन साहब ने उसको क्लियर भी कहा है कि उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि लव जिहाद जो टर्म हम लोग देखते हैं वो खासतौर से केरल में इजाद की गई थी 1996, या एग्जैक्ट ईयर नहीं है, लेकिन वहां कोर्ट में बाकायदा पुलिस की तरफ से कहा गया था कि यहां एक इस तरह का प्रयास हो रहा है, इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और उस दौरान देखा था आईएसआईएस में सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने वाले, जो यहां से सेलेक्ट, माफ कीजिएगा शब्द सेलेक्ट सही नहीं है, उसको चुनने वाले लोग सबसे ज्यादा वहां से निकलकर नंगरहार होते हुए वहां जाना, हिजरत करना, और चूंकि आईएसआईएस जैसे एक आतंकी राक्षसी संगठन में शामिल होने जाना, ये सब चीजें केरल से हुई। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से झंडे नहीं निकाल पाए, आईयूएमएल के झंडे नहीं लहराए, कांग्रेस के नहीं लगाए, कांग्रेस दबाव में रहेगी इस बात के?
क्योंकि एसडीपीआई तो सीधे तौर पे पीएफआई की स्टूडेंट शाखा पॉलिटिकल विंग है। पीएफआई आतंकी संगठन के तौर पर बैन हो चुका है। वो लोग हथियार उनके कई सारे लोगों को जिनके रिलेशनशिप बम विस्फोटों में मिलते हैं, यहां तक कि कोयंबटूर बम कांड में भी शामिल हुए थे जिसमें 52 लोग मारे गए थे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के ऊपर ये भले ही वो केरल में कुछ एज मिल जाए लेकिन बाकी सब जगह नुकसान कर देगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर न बोलना चाहती है और न ही इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक नैरेटिव केरल से लेकर जो है नॉर्थ बेल्ट में बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसी मुद्दे के सहारे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। देखिए, अगर केरल की सियासत को हम थोड़ा समझे तो ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहां की सियासी लकीर को लंबी और छोटी करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, एलडीएफ की बात हो, यूडीएफ की बात हो। और मौजूदा वक्त में देखिए वहां पे राज्य की सरकार में जो है वहां पे लेफ्ट की सरकार है और कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन पिछली बार उसने किया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार ईसाई धर्म के लोग क्या सीपीएम की ओर जाएंगे? मुसलमान क्या एक बार इस बार कांग्रेस पार्टी को जो लगातार वहां पे देता रहा है, क्या उस बार वो टूटता हुआ नजर आएगा? तमाम जो हमारे जानकार जो लोग बैठे हुए हैं वो लगातार यही बात इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब पहली बार चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने मैसेज दिया था, एक परसेप्शन बनाया था कि राहुल गांधी को जिताइए और केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री बनाइए। तो अब क्या वो सीन है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खासतौर पर जो सियासी लकीर है वो पहले से ज्यादा लंबी हुई है, मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना रही है कि देखिए पीएम जो है मोदी ही बनेंगे, यानी 400 पार का जो आंकड़ा है उसको लेके एक बड़ा परसेप्शन केरल के भीतर बनाने की कोशिश इस बार की जा रही है। और ये भी एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी देखिए आरएसएस की शाखाओं की बात करें तो केरल के भीतर सबसे ज्यादा दक्षिण केरल के भीतर है। सियासी लिहाजे से अगर हम केरल को समझे तो 3 भागों में बांट सकते हैं, मध्य केरल, दक्षिण केरल और नॉर्थ केरल। तो दक्षिण केरल में सबसे ज्यादा शाखाएं वहां पे आरएसएस की हैं और वहां पे एक नैरेटिव, एक मैसेज जरूर बनाया जा रहा है कि देखिए आप यहाँ पे लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जिताइए और केंद्र के साथ भागीदारी को बढ़ाइए। यानी जो विकास अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, अन्य राज्यों में हो रहा है, वो केरल कहीं ना कहीं अछूता रह जा रहा है। मुझे लगता है कि केरल के विकास की कहानी तो मोहित इसलिए नहीं बहुत ज्यादा वहां होगी क्योंकि विकास है, बस एक लाइन होगी उसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित राज्य है। बस एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं लूंगा जी उनसे, श्री दत्तन साहब से। जी श्री दत्तन साहब, आप मुझे माफ करेंगे, मैं आपके नाम पर अभी अटक रहा हूं क्योंकि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा तो मैं माफी मांग रहा हूं खुले तौर पर। लेकिन मैं एक ये बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अन्नामलाई जैसा लीडर वो खोज पाए हैं और क्या आपको लगता है कितनी सीट मिल सकती है? बस एक रफली आइडिया, बस ये छोटे मैं दोनों सा मैं कहना चाहता हूँ, देखिए वहां पर भी तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि वहां पर दोनों जो यूडीएफ और एलडीएफ वो सर्वाइवल के लिए है। तो सीपीएम का एक बड़ा सा लीडर ने बोला था आपको अपना, सीपीएम कर्ड को बोला था आपको अपना जो सिंबल है वो उसको बचाए रखना है, तो आपको 11 सीट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए भी आपको पता है वो साउथ इज द ओनली बास्टियन लेफ्ट फॉर कांग्रेस, तो दोनों के लिए एक सर्वाइवल का फाइट है। पर बीजेपी के लिए एक इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो लगातार उसका स्टडी ग्रोथ हो रहा है और आप देखिए उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। वैसे एक एक उन्होंने थोड़ा बहुत इतना कामयाबी नहीं मिला, वो फिर भी वो ईडवा कम्युनिटी को बीडीजेएस करके एक छोटा सा पार्टी बना के उन्होंने एसएनडीपी है जो ईडवा कम्युनिटी का जो बॉडी है उनको भी लेके साथ में लेके आया है। तो उस हिसाब से एक सारे सेक्शन में जाने का एक कोशिश है और क्रिश्चियंस के बीच में वो उन्होंने एक बड़ा सा रीच आउट कर दिया है। और संघ भी हो इवन बीजेपी भी हो, एक लगातार उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारा जगह पे क्रिश्चियंस इन भारी मात्रा में वो बीजेपी के साथ आ गया है कई जगह पे। एंड वन ऑफ द मेजर इश्यू इज दैट वो उनके सामने जो है वो रेडिकलाइजेशन ऑफ
मुस्लिम्स। आपने देखा होगा पतनमतिट्टा के पास में एक जगह पे कुछ दिन पहले एक प्रीस्ट को अटैक किया था और 27 मुस्लिम लड़कों को उन्होंने पकड़ा था। तो वो सब मुद्दा वहां पर लाइव है, लोकल लेवल पे लाइव है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर ये अमंग क्रिश्चियन कम्युनिटी देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ बीजेपी। बीजेपी के बारे में एक एक्सेप्टेंस है। वो मेरे ख्याल से कई जगह पे स्पेशली साउथ केरला और त्रिशूर वगैरह में, त्रिशूर में भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत भारी मात्रा में है, डिसाइसिव फैक्टर है वहां पर भी Christians will come and they have pledged support also for Suresh Gopi and all that. So इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक अच्छा प्रदर्शन इस बार होगा। अराउंड सब बीजेपी का भी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, they will get around 3 to 4 seats. हाँ, शुक्रिया, आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी मेहमानों का। और हम लोग केरल के इस चुनाव में और भी कई सारे रंग आपके लिए लाएंगे। आप देखते रहिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। कल फिर किसी ऐसे ही इशू पर फिर बात होंगी। आज अब तक के लिए ठीक, नमस्कार।